नमस्ते। मेरे साथ हैं प्रोफेसर वैद्यनाथन। हम एक और रोचक वीडियो करेंगे। यूरोप में आपके अनुसार क्या चल रहा है? उसका विश्व पर और भारत पर क्या असर पड़ेगा? पहले बुरी खबर। यूरोप युद्ध के कगार पर खड़ा है। अगले 3 से 5 सालों में यूरोप में एक भयानक युद्ध छिड़ने वाला है। इस्लाम के साथ? हाँ, कई चीजों के साथ। यूरोप में देखे जा रहे 4 रुझान वहां के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला, वहां परिवार लगभग खत्म हो चुका है। यूरोप में होने वाले आधे से अधिक जन्म विवाह के बाहर होते हैं। वहां के लोग बहुत कम बचत करते हैं। वहां की सरकारें लगभग पूरी तरह से लोगों की देखभाल कर रही हैं। परिवार का राष्ट्रीयकरण और व्यवसायों का निजीकरण चल नहीं सकता है। भारत में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवारों की पारंपरिक भूमिका को सरकार के हवाले किया गया है। दूसरे, यूरोप के देशों की जन्मदर बहुत घट गई है। वो 1 के निकट पहुंच गया है। वे तुर्की और अन्य देशों से लोगों को ला रहे हैं। हाँ, उन्होंने जन्म दर बढ़ाने के लिए कई तिकड़म करके देख लिए हैं, जैसे तीसरे बच्चों को कर मुक्ति देना, दूसरे बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षण वगैरह। पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 2001 में जर्मनी अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में काम करने के लिए भारत के लोगों को ग्रीन कार्ड देना चाहती थी। शायद उस समय स्किमिडिट वाइस चांसलर थे, पर बवेरियन ईसाई अतिवादी जोसेफ स्ट्रॉस ने हंगामा मचा दिया। उसने कहा, इंडिया या भारत आकर हमारे किंडर यानी बच्चे का स्थान ले लेगा। ये एक बड़ा मसला बन गया। भारतीय विशेषज्ञों को ग्रीन कार्ड देने का प्रस्ताव खारिज हो गया। लेकिन अब मर्केल ने यमन, सीरिया, इराक आदि जगहों से आए हुए शरणार्थियों को लेने के प्रस्ताव को मान लिया। भारतीयों को आने नहीं दिया गया, पर मध्य पूर्व के लोगों हाँ, को इनमें से लाया जा कई रहा है। अंगूठा छाप लोग हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। इनमें से कई ने दावा किया है कि वे बच्चे हैं, जैसे हमारे कश्मीर के पत्थरबाज 20 साल के हैं, पर अपने आप को बच्चा बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ 19 से कम वाली क्रिकेट टीम, जिसमें 26 साल के खिलाड़ी अपने आप को 16 साल से कम बताते हैं। इन तथाकथित शरणार्थी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली में इन्हें बिना दस्तावेजों के नागरिक कहा जाता है और उनकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। युवकों में बेरोजगारी की दर 50% है। वहां युवक का मतलब है 16 से 24 साल के लोग। भारत जैसा नहीं, जहां 48 साल का व्यक्ति युवा नेता कहला रहा है। ये अब हमारा विपक्ष नेता है, क्योंकि तमिलनाडु में 63-64 साल का एक नेता है स्टालिन, जो अपनी पार्टी के युवा मोर्चे का प्रमुख है। जैसे राहुल गांधी अब भी एक युवक दरअसल हैं। मैं भी दक्षिण से हूं। अब मेरे छात्र शायद अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। खैर, वहां युवकों में बेरोजगारी बहुत अधिक है। स्थानीय आबादी 3 चीजों को लेकर बेहद नाराज है। एक है वहां के तथाकथित यूरोक्रेट यानी यूरोपियन यूनियन के अफसर। बेल्जियम हमारे सभी निर्णय ले रहा है, यहां तक कि ककड़ी की आकृति क्या होनी चाहिए इसका भी। ये उनकी नाराजगी का एक प्रमुख कारण है। बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके लिए बाहर से आए लोगों को दोषी माना जा रहा है। बाहर के इन लोगों को सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए जो पैसा खर्च करती है वो मिल रहा है। इन्हें अच्छे मकान दिए जाते हैं और सभी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। बाहर से आए इन लोगों में से 95% मुसलमान हैं, जो यूरोप में खिलाफत कायम करना चाहते हैं। तुर्की यूरोप में खिलाफत स्थापित करने की योजना का समर्थन कर रही है। चूंकि यूरोप आधुनिक हो गया है, वहां के लोग चर्च कम जाते हैं। लंदन या पेरिस का पर्यटक बस सबसे पहले आपको किसी चर्च दिखाने ले जाएगी। वहां के चर्च पर्यटकों की रुचि के विषय बन गए हैं, न कि पूजा स्थल। एक रविवार को मैं इंग्लैंड के एक बड़े चर्च में गया, जिसमें 1500 लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। वहां केवल 7 बुजुर्ग लोग आए हुए थे। हाँ, केवल 7 लोग। उनमें से एक चर्च का पादरी था जो व्याख्यान दे रहा था। मैं 8वां व्यक्ति था। व्याख्यान के बाद पादरी मेरे पास आया। उसने पूछा, तुम कहां से आए हो? मैंने कहा, भारत से। ओह, भारत अंधकार में धंसा हुआ देश है। मैंने कहा, हाँ, ये तो सच है कि हमारे यहां बड़े बड़े पावर कट होते हैं।
वो समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहा था। वो सचमुच सोच रहा था कि हम गहरे अंधकार में फंसे हुए हैं और उसे हमारी मदद करनी चाहिए। इस तरह वहाँ के लोग चर्च कम जाते हैं। आपने शायद PEW रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो बताता है कि यूरोप में, विशेषकर उत्तरी यूरोप में, ईसाइयों की संख्या बहुत घट गई है। स्वयं पोप इसे लेकर चिंतित हैं। अभी हाल में उसने कहा यूरोप को दोबारा ईसाई बनाना होगा। यूरोप में ईसाई मजहब की जगह आधुनिकता ने ले ली है। जबरदस्ती गर्भ निरोध अपनाने वाली पीढ़ी। मिशिगन के एक प्रोफेसर ने 1956 में गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया था और तब से स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। यूरोप समलैंगिकता को स्वीकार करता है। वहां शादी से पहले सहवास को और विवाह के बाहर बच्चे पैदा करने को बुरा नहीं माना जाता है। इस्लाम इन सब का विरोध करता है। ध्यान में रखें, इस्लाम आधुनिकता के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहता है, ईसाई मजहब के विरुद्ध नहीं। उन्होंने किसी भी चर्च में बम नहीं फोड़े हैं। वे वामपंथी उदारवादियों द्वारा चलाई जा रही आधुनिकता के विरुद्ध हैं। पश्चिमी सभ्यता का विरोध करने वाला ये इस्लाम पुराने समयों के ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले ईसाई योद्धाओं से भिन्न है। इन युद्धों में ईसाई मजहब और इस्लाम आपस में टकराए थे। अब इस्लाम सेकुलर, आधुनिक, निरीश्वरवादी पश्चिमी सभ्यता इसलिए का विरोध मुझे कर रहा समझ है। में नहीं आता कि वामपंथी उदारवादी फिरका परस्त इस्लाम का समर्थन क्यों करते हैं। हाँ, वे शमा और परवाने की तरह हैं। ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जहां भी इस्लाम ताकतवर बन गया, उसने वामपंथी उदारवादियों और कम्युनिस्टों को जड़ से उखाड़ दिया। इनमें स्वयं उनके अपने उदारवादी मुसलमान शामिल हैं, क्योंकि बड़ा ये खतरा उनकी अफगानिस्तान में विचारधारा को नजीबुल्लाह खतरा को पेश है। एक पेड़ से लटकाया गया और उसकी लाश को 3 दिन तक वहीं लटका रहने दिया गया ताकि उसे सब देख सके। वो कम्युनिस्टों का समर्थक था, वो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था। इसलिए मुझे इन वामपंथी उदारवादियों का दृष्टिकोण समझ में नहीं आता है कि वे इस्लाम का समर्थन डर से कर रहे हैं या मोहब्बत से, या दोनों से। वे इस्लामी फिरका परस्तों का दिल खोलकर समर्थन कर रहे हैं। आज यूरोप में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसे अर्थशास्त्री और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ जनवादी, राष्ट्रवादी, नस्लवादी, फासिस्टवादी वगैरह कह रहे हैं। ये आंदोलन मूलभूत रूप से उन विश्वव्यापी संस्थाओं के विरोध में खड़ा है और स्थानीय सार्वभौमिकता को बहाल करना चाहता है। फ्रांस के ले पने या इटली के सिल्विया कोले, वे बाहर से आने वाले लोगों और इस्लाम का विरोधी हैं। नीदरलैंड के गीट लाइल्डर्स ने नीदरलैंड की अदालत में मामला दर्ज किया है। ये राष्ट्रवादी एक खास नस्ल या नृजाति के लोगों के पक्षधर हैं और वे खगोलीकरण और तथाकथित उदारवादी मूल्यों के विरोधी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन मूल्यों को यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थानों को कमजोर कर दिया गया है। इन बहुराष्ट्रीय संस्थानों ने स्थानीयकरण को कुंद कर दिया है। ठीक कहा आपने। क्या हम कह सकते हैं कि खगोलीकरण को पलटा जा रहा है, या कि स्थानीयकरण का पलड़ा भारी होता जा रहा है? हाँ, खगोलीकरण पीछे हट रहा है और उसके द्वारा खाली किए गए स्थान में स्थानीयकरण फिर से सिर उठा रहा है। बिल्कुल। हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ये 3 देश मुसलमानों के आगमन के तीव्र विरोधी हैं। वे साफ साफ कह रहे हैं कि वे अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं और मुसलमानों को स्वीकार नहीं कर सकते। इस्लामी लोग तो यूरोप में खिलाफत कायम करना चाहते हैं। लंदन को तो सब कोई लंदनिस्तान कहा जा रहा है, यूरोप को यूरेबिया कहा जा रहा है। वे यूरोप में खिलाफत कायम करके उसकी राजधानी लंदन या पेरिस को बनाना चाहते हैं। वे उन दिनों की याद करते हैं जब स्पेन और दूसरी जगहों से अंडलूशियन साम्राज्य का शासन यूरोप में चलता था। चर्च बंद हो रहे थे, कुछ में तो शराब खाने खुल गए हैं, हालांकि दोनों का धंधा स्पिरिट का है। तो इंग्लैंड और यूरोप में चर्च, शराब खाने, मस्जिद या हिंदू मंदिर बनते जा रहे हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय ने इंग्लैंड के कुछ चर्चों को खरीदकर उन्हें मंदिरों में बदला है। उनकी पूरी व्यवस्था पर हमला हो रहा है। छोटी छोटी आगें हर जगह सुलगा दी गई हैं। सब लोग वाहनों का उपयोग करके किए जाने वाले आतंकी हमलों के बारे में जान गए हैं, जिनमें जिहादी आतंकवादी किसी बस पर काबू करके उसे बहुत सारे लोगों के ऊपर चला देता है। इन कृत्यों के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है। इन सबसे भारत के लिए नए अवसर खुलते हैं, अथवा ये भारत के लिए भी खतरे हैं। सच कहूं तो यूरोप ने लड़ने का हौसला खो दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। नेटो को रूसियों के साथ लड़ने के बजाय इस चीज से लड़ना चाहिए। यूरोप अब लड़ने का दमखम नहीं रखता है। वे ट्रंप पर निर्भर हैं। ट्रंप इसे जानता है।
यही कारण है कि वो यूरोप से नाराज है। बेल्जियम की सेना में औसत उम्र 44 है, उनकी कमर की माप भी यही है। वे किसी से कैसे लड़ सकते हैं? जर्मनी को कुछ हद तक छोड़कर बाकी सारा यूरोप शराब खानों, संगीत दीर्घाओं, सॉकर के मैदानों और समुद्र तट के अय्याशों में बदल गया है। मनोरंजन और आराम तलबी उनकी रग रग में घुस चुकी है। फ्रांस में वे काम के घंटों को अभी के 33-34 घंटों से भी कम करना चाहते हैं। यूरोप अब लड़ नहीं सकता है, वो अमेरिका की राह देखेगा और अमेरिका को उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आना होगा। पर अमेरिका भी इनकार कर सकता है, क्योंकि थैले में बंद होकर अमेरिका के सैनिकों की लाश हर जगह से जब अमेरिका पहुंचती है तो वहां बवाल मच जाता है। दूसरी बात यह है कि वे यूरोप में वैसी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं जैसी लड़ाई वे मध्य पूर्व में लड़ते हैं। वे वहां आसमान से बम गिरा देते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां की आबादी श्वेतों की है। वे अपने ही श्वेत आबादी को कैसे मार सकते हैं? होगा ये कि भारत से दबाव डाला जाएगा कि वो यूरोप अपने सैनिक भेजे। पर भारत नहीं मानेगा, क्योंकि भारत ने मध्य पूर्व में एक भी सैनिक नहीं भेजा है। भारत से अब कहा जाएगा कि लो, तुम संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना दिए जाते हो। आपका मतलब है सुरक्षा परिषद का सदस्य? हाँ, हमें बहलाया फुसलाया जाएगा कि हम शांति बनाए रखने के लिए अपनी फौज भेजें। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक शर्त हम रखी यूरोप में जाएगी। शांति बनाए रखने के लिए अपनी फौज भेजें। अब भारतीय फौज हमेशा से दूसरों की लड़ाई लड़ती आ रही है। पहले महायुद्ध में हमारे बहुत से उस लोग युद्ध मारे में गए। 12 लाख भारतीय सैनिक लड़े थे, जिनमें से 75,000 पूरे मारे गए। पहले विश्व युद्ध में मारे गए इन भारतीयों के लिए पूरी दुनिया में केवल एक स्मारक है, इंडिया गेट। दूसरे महायुद्ध में भी भारत की सेना लड़ी थी। ब्रिटानिया के सेनापति को पूरा यकीन था कि जर्मनी हार जाएगी। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा, हम आखिरी हिंदुस्तानी तक जर्मनों से लड़ेंगे। दूसरों की लड़ाइयां लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं। कहा जा सकता है कि हम अच्छे सिपाही हैं। हमसे यूरोप के लिए लड़ने को कहा जाएगा। यूरोप जाकर उनकी लड़ाई लड़ते हुए हमें बहुत सावधान रहना होगा। ये निर्णय लेना भारत के लिए काफी कठिन होगा। अब बिल्कुल, भारत में 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हमारी विदेश नीति हमेशा ही घरेलू मसलों से प्रभावित रही है। हमें अपनी फौज भेजने के लिए राजी होना चाहिए, पर हमारी कुछ शर्तें होनी चाहिए। अमेरिका और यूरोप के देशों को साफ शब्दों में घोषणा करनी चाहिए कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान और चीन के कब्जे में जो कश्मीर है वो भी शामिल है, वो भारत का है। दूसरे, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र और अलग सार्वभौम देश है। तीसरे, तिब्बत भारत का हिस्सा है या एक स्वतंत्र देश है। ठीक, उन्हें यह भी मानना होगा कि अगले 5-10 सालों में पाकिस्तान को 4 या 5 अलग अलग देशों में बांट देना होगा। यदि ये शर्तें मानी जाती हैं तो हम अपनी फौजें भेजने के बारे में सोच सकते हैं। हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए, तभी हम अपने लोगों को वहां लड़ने भेजेंगे। ये काफी रोचक विचार है जो यूरोप की तकलीफ की चर्चा से निकल आया है। वहां की बिगड़ती स्थिति और वहां घुमड़ रही विभिन्न समस्याएं और फिरका परस्त इस्लाम के प्रति उनकी लड़ाई। अन्यथा यूरोप का खात्मा हो जाएगा। यूरोप के लोग लड़ नहीं सकते, अमेरिकी नहीं लड़ेंगे और भारतीयों से लड़ने के लिए कहा जाएगा। यदि हम प्रोफेसर की सलाह माने तो क्या यह हमारे लिए अवसर प्रदान करता है? हमें अपनी फौज भेजने के लिए राजी हो जाना चाहिए, बशर्ते वे हमारे लिए कुछ करें, जिनसे चीन के साथ हमारा सीमा विवाद सुलटे, पाकिस्तान का मामला पटरी पर आए और हम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए। यदि अमेरिका और यूरोप इन सब की व्यवस्था करके दे सके तो हम अपनी फौज भेजेंगे और इस अघोषित तीसरे महायुद्ध में भाग लेंगे जो इस्लाम और यूरोप के बीच यूरोप की मिट्टी में इस समय चल रहा है। ये काफी रोचक और लोगों को भड़काने वाला विचार यूरोप है। लड़ नहीं सकता, अमेरिका लड़ेगा नहीं और भारत को तब तक नहीं लड़ना चाहिए जब तक उसकी कुछ शर्तें पूरी नहीं की जाती। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।